बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जब भी पोलर रिएक्शन होता है तो पोलर रिएक्शन मैकेनिज्म में नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन से और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर काम करते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करते हैं। अब चार्ज जो होता है रिएक्टेंट के ऊपर वो या तो फुल चार्ज हो सकता है और या इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की टर्म को यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के हमारे पास लेट्स सपोज एक रिएक्शन है, पोलर रिएक्शन है, ए नेगेटिव है और ये रिएक्शन करता है बी पॉजिटिव के साथ। अब ये दोनों आयंस हैं, ये पोलर है ना, पोलर। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये ए जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा बी को जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जो पॉजिटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्पीशी है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ए नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बी पॉजिटिव को और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है इन दोनों से, उससे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है ये फुल चार्ज भी हो सकता है, फुल चार्ज भी हो सकता है, और या ये जिस तरह की हम डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हम लिखते हैं, या ये जो है ये पार्शियल भी हो सकता है, पार्शियल चार्ज भी हो सकता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर ये जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और एक ये जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और जिसने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, उसकी हम डिफिनीशन करते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जिस तरह के क्या है, ब्रोमीन है, बी आर नेगेटिव है, या हम ले सकते हैं सी एल नेगेटिव हम ले सकते हैं, ओ एच नेगेटिव भी हम ले सकते हैं। या इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो H2O जो है, H2O इसके साथ भी लोन पेयर है, ये भी क्या कर सकते हैं, इस लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशन हम इस तरह से करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी होते हैं या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होते हैं, आयन होते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है, ये एक हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, तो ऐसी स्पीशी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो मीन की इलेक्ट्रॉन होता है और फाइल मीन होता है लविंग। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और इसकी और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसको हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं। NU नेगेटिव हो सकता है या NU से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसको हम E पॉजिटिव से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन में तो हम आसानी के साथ मालूम हम कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन सा वाला है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल स्पीशी है, तो वहाँ पर जो होता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरह से हम ये जानेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक साइड है वो कौन सा वाला है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसको हम देखते हैं और उससे फिर हमें ये पता चल सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन सा वाला है। तो उसमें पहले हम ये देखते हैं कि हेटेरो एटम जो होते हैं, जिस तरह के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, जिसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों, वो एक्ट करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास क्या हो, लेट सपोज नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या कोई और एटम है जिसके पास क्या मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, वो एटम क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक साइट हो सकता है। और दूसरे पॉइंट अगर हम देखें कि कहीं पर भी हमारे पास क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, वो भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और इसी तरह से अगर कार्बन किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो जो कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, वो भी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो सकता है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन जो है वो अटैच है एक दूसरे एटम के साथ, और ये जो एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक साइट को डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जिस फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है या हमारे पास क्या है एक ऑक्सीजन है या कोई ऐसा एटम है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो एक करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट। या अगर कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक साइट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा एटम है मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है और दूसरी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये भी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो सकता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास लेट सपोज है OH, यहाँ पर ये सारे क्या हैं, ये यहाँ पर अब ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ लोन पेयर मौजूद है। अब ये लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं और ऊपर ऑक्सीजन है, ये भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट एक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम केस बता सकते हैं कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल में कौन सा वाला साइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक साइड देखें, इलेक्ट्रोफिलिक साइट वो हो सकता है कि जहाँ पर कार्बन जो होता है वो सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच हो किसी ऐसे एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो। जिस तरह के हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और एक्स आपस में अटैच हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा।
तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो सकते हैं कि ये यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये पार्शियल पॉजिटिव आया। यहाँ पर लेट सपोज इसके साथ ये ग्रुप अटैच है, अल्काइल तीनों अटैच हैं, या इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू अगर ये यहाँ पर अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये नेगेटिव पार्शियल चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है ये क्या करेगा, करेगा एज ए इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और इसमें जो ऑक्सीजन है ये एक करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट। इस तरह से हम ले सकते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक साइट एक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा वाला साइट जो है किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा, अब अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियोफाइल मौजूद हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब कौन सा वाला मॉलिक्यूल जो है वो एक कौन सा वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, या कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसके ऊपर अटैक होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जिस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो अटैक उतनी आसानी के साथ करेगा और जल्दी करेगा और पहले करेगा, और जिस इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसके ऊपर अटैक करना आसान होगा और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल की भी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग वो वाला होगा जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकेगा, डोनेट कर सकेगा, इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो आसानी के साथ क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, वो वाला न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो स्ट्रांग होगा। अब कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट वन हम देखते हैं चार्ज को। चार्ज, फर्स्ट वन क्या है, हम चार्ज को देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज ये होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या ये न्यूट्रल होता है। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकेगा। द मोर नेगेटिव चार्ज easily donate electrons, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकेगा। जिस तरह अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, वाटर है H2O, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और OH जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली हेल्ड होते हैं, इसके ऊपर इसका होल्ड जो होता है वो इतना मजबूत नहीं होता, पकड़ जो होती है इतनी मजबूत नहीं होती, तो ये आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वाटर जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसकी तरह मजबूत स्ट्रांग नहीं है, इसकी तरह स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इन्होंने अपने लोन पेयर को अपने साथ पकड़ा होता है, ये होल्ड होते हैं इसके साथ स्ट्रांगली। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो नेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जैसा कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास ए और बी है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों को दे नहीं रहा, अपनी तरफ खींच रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल में हम क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करे, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करे। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ना आसानी के साथ। तो जब नहीं दे सकता तो ये न्यूक्लियोफाइल तो हो सकता है, लेकिन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। तो किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जितनी ज़्यादा होती है, उतनी ही जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो उतनी कम होगी। हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो फ्लोराइड आयन है, क्या है, जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड आयन है, ये मच वीकर है, ये मच वीकर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू मिथाइल आयन, एज कंपेयर टू मिथाइल आयन। क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ दे नहीं सकता। इसलिए इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसी तरह से अगर हम देखें तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इंक्रीज़ होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देख लें, कार्बन नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, एन नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या है, ओ नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पर लेट सपोज है एफ नेगेटिव है। तो एन में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसका होगा? कार्बन का होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इफ़ेक्ट करती है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को। पोलराइजेबिलिटी में अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होता है वहाँ पर तो चार्ज नहीं होता, वहाँ पर तो चार्ज नहीं होता। तो अब हम पोलराइजेबिलिटी देखेंगे कि पोलराइजेबिलिटी से किस तरह हम न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। तो देखो, लार्ज न्यूक्लियोफिलिक साइट जो होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। लार्ज न्यूक्लियोफिलिक साइट जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसका साइज़ बड़ा है, साइज़ उसका बड़ा है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। जिस तरह हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है, साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। अब साइज़ जितना इंक्रीज़ होता जा रहा है, साइज़ जितना इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस अपने जो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर होल्ड कम हो जाता है। उसका न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड कम हो जाता है, तो ये आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर सकता है। तो जितना साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ लॉस कर सकते हैं। तो जितना ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेंगे उतना ही न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उतना स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, तो साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं, जिस तरह के थायोल हैं, इस तरह के अल्कोहल हैं और अमाइंस हैं या अल्कोक्साइड हैं, तो इन सब की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इन सब की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? सल्फ़र के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, इन सब की साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका साइज़ बड़ा होगा
वो क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो करेगा, और जिसका साइज छोटा होगा वो कम न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो करेगा। अच्छा, इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3O है, ये स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल है, किससे, Me3CO नेगेटिव से। ये स्ट्रांगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है इसका साइज स्मॉल है, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, बड़े बड़े 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। और यहाँ पर ये जो है इसके साथ ये स्मॉल साइज है, तो ये आसानी के साथ क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इस तरह से जो पोलराइजेबिलिटी है वो इफेक्ट करती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को। अच्छा, अब हम बात करते हैं सल्वेशन की। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट, वो दो किस्म के हो सकते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर भी हो सकता है। अब जो आयंस होते हैं, आयंस वो सॉल्युबल होते हैं, आयंस होते हैं, या जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी के साथ सॉल्युबल हो सकते हैं। तो रिएक्शन जो होते हैं वो मोस्टली जो पोलर रिएक्शन होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही होते हैं, और नॉन पोलर के अंदर वो नहीं होते, तो इसलिए हम पोलर को ही लेते हैं। तो जो पोलर होते हैं ये फिर दो तरह के होते हैं, इसमें एक होते हैं पोलर प्रोटिक होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब ये जो पोलर प्रोटिक हैं ये किस तरह से न्यूक्लियोफाइल को इफेक्ट करता है, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती हैं, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जिस तरह से हमारे पास क्या है, OH ग्रुप इसमें आता है, या हमारे पास NH ग्रुप आता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो MECO2H है, या हमारे पास क्या है, मिथानोल है, या हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया है। ये सारे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। अब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल के जो नेगेटिव आयंस होते हैं, एनायंस होते हैं, इनके साथ ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्ट करते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड ये इंटरेक्शन शो करते हैं। जिस तरह के हमारे पास लेट सपोज एक क्लोरीन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब मिथानोल जो है MEOH, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से और भी हैं HO और ME, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस तरह यहाँ पर भी हैं H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, और यहाँ पर OME यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये जो H होते हैं ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं इस क्लोरीन के साथ। जब ये इस क्लोरीन के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये इसके साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, तो ये जो क्लोरीन है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को ये कम कर देता है, इसके नेगेटिव चार्ज को ये कम कर लेता है, क्योंकि ये तो यहाँ पर इंटरेक्शन इसकी हो जाती है ना, जब यहाँ पर हो जाती है तो ये आसानी के साथ फिर अटैक नहीं कर सकता। तो इसी तरह इसलिए जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इस तरह से कम कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम देखें एग्जांपल अगर हम लेंगे तो जो हेलाइड्स हैं, जो हेलाइड्स में अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, और ये स्मॉलेस्ट है, इसका साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट है, और स्मॉल वॉल्यूम के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी सल्वेशन सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन जो होता है ये
इसकी सल्वेशन ज़्यादा होती है, मोर सल्वेशन या मोर सल्वेटेड ये होता है। अगर हम आयोडीन देखें तो आयोडीन की सल्वेशन कम होती है। आयोडीन जो होता है वो लार्जेस्ट है, वो लार्जेस्ट है, इसकी सल्वेशन कम होती है। अब जब सल्वेशन हो जाती है तो ये इस तरह से एक शेल बना लेते हैं, एक शेल बना लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अब अगर हम फ्लोरीन के देखें तो फ्लोरीन के ऊपर भी लेट सपोज ये इन्होंने एक शेल बनाया है, और आयोडीन की अगर हम देखें तो लेट सपोज ये आयोडीन है, आयोडीन का साइज लार्ज है, इसके ऊपर भी ये क्या कर लेते हैं, एक शेल बना लेते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन होता है उसका साइज होता है वो स्मॉल होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर होते हैं। ये जो शेल होता है ये स्ट्रांगली हेल्ड होता है, ये स्ट्रांगली हेल्ड होता है फ्लोरीन के साथ। इसको रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव दिस शेल। और यहाँ पर ये जो है ये वीकली अटैच होता है, ये शेल जो होता है ये वीकली अटैच होता है, और इसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, इसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव दिस शेल। तो इसीलिए जो फ्लोरीन होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो आयोडीन होता है वो पोलर प्रोटिक में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्योंकि जब इसकी सल्वेशन हो जाती है, जिस तरह के क्लोरीन के हमने दिखाया है, तो इसके ऊपर जो शेल होता है वो इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं होता आयोडीन के साथ, तो उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वे क्या कर सके, अपने आप से इस शेल को रिमूव कर सके और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अपना काम कर सके, अटैक कर सके। तो इसलिए जब हम इसका ऑर्डर देखते हैं आयोडीन का, हेलाइड ग्रुप का, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयोडाइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, और आखिर में फ्लोराइड आ जाता है। तो इस तरह से क्या होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसकी स्ट्रेंथ होती है न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर की। अच्छा, अब हम देखते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की। तो जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होती। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड की, Me2SO। ये क्या है, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड अटैच है ऑक्सीजन के साथ, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनता, यहाँ पर भी क्या होता है, इंटरेक्शन तो यहाँ पर भी होती है। जब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो न्यूक्लियोफाइल की इंटरेक्शन तो होती है। देखो ये क्या है, सल्फ ऑक्साइड है ना, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन तो करेगा, लेकिन इसका इंटरेक्शन जो होता है वो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना लेते हैं इस तरह से, वो तो बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना सकता, सल्फर है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन तो होती है, इंटरेक्शन तो न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है, लेकिन वीकली होती है। और अगर हम डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इसके साथ दो बड़े मिथाइल ग्रुप भी अटैच हैं, दो बड़े मिथाइल ग्रुप भी अटैच हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि जो सल्फर हैं पॉजिटिव हैं, इसको जाने नहीं देते इसके साथ आसानी के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सल्फर होता है वो इतनी आसानी के साथ इसके साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता, अगर करता भी है तो वो बहुत ही वीकली होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, वो स्ट्रांग शो होती है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये यहाँ पर अटैक करना चाहे, अगर ये यहाँ पर आना चाहे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि पहले से यहाँ पर बल्कि ग्रुप तो मौजूद है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप पहले से मौजूद है, जो कि बड़े साइज़ वाले को आने नहीं देंगे। एक साइड पर ऑक्सीजन है जो कि बड़ा है, और दूसरे साइड पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर ये इसके साथ इंटरेक्शन शो भी करना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। अगर हम हेलाइड आयन को देखें तो हेलाइड आयन में फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है और क्लोराइड है, इस तरह से आयोडाइड है। अब चूंकि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसका साइज़ क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बल्कि ग्रुप मौजूद है। तो आयोडीन जो है
ये आसानी के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन फ्लोरीन जो है ये आसानी के साथ अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसका साइज़ जो है ये स्मॉल है और आयोडीन का साइज़ जो है वो लार्ज है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी अब यहाँ पर पोलर ए प्रोटेक्ट में है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, पर ब्रोमीन की होगी, और उसके बाद आखिर में किसकी होगी? आयोडीन की होगी। तो ये क्या है? साइज़ का इफ़ेक्ट है किसमें? पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में। तो ये इस तरह से जो पोलर प्रोटेक्ट है और पोलर ए प्रोटेक्ट है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर सकते हैं? इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करती हैं? तो उसमें फर्स्ट वन जो है वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। यहाँ पर जो फर्स्ट वन है वो है चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। जिस तरह के हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा? जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इसके ऊपर अटैक करना फिर आसान हो जाएगा। जिस तरह के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है? एक कीटोन है और एक क्या है? एक प्रोटोनेटेड कीटोन है। एक है हमारे पास कीटोन R2COOH, एक ये वाला है, और दूसरा हमारे पास है प्रोटोनेटेड, एक है प्रोटोनेटेड H पॉजिटिव है। अब ये जो H पॉजिटिव है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान है। ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। तो जितना चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से इफेक्ट करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ? यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हमारे पास इसके साथ क्लोरीन अटैच है और यहाँ पर इसके साथ ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पर है इसके साथ अटैच है आर ग्रुप। यहाँ पर ये भी आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है और ये भी आर ग्रुप है। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और ये भी अच्छा इसके ऊपर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें जो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है? कौन है? क्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से कम है। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा वो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जितना इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचता है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ये इंक्रीज करता जाएगा न्यूक्लियोफिलिक के लिए इसके ऊपर अटैक करना उतना आसान होता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके बाद ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जितना क्लोरीन अपनी तरफ अटैक करता है उतने ज़्यादा ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके मुकाबले में कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं, इस पॉजिटिव को ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से अटैक करती है, जितना अगर हमारे पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हैं, तो जितने ज़्यादा अटैच होंगे या अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं तो वो जो है वो मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ वो शो करेगा एज कम्पेयर टू अदर वन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है किस चीज़ को? इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को।